नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। हाँ तो बच्चों, अब तक हमने जाना कि भोजन का स्वाद हमें जीभ से पता चलता है और यह भोजन जब पूरी तरह से पच जाता है तो हमें इसे शक्ति प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे कि किस तरह का भोजन हम लें ताकि हम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बने रह सके। तो चलिए इसे जानने के लिए हम शामिल होते हैं डिजी क्लास के इस भाग में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेहत का खजाना हमारा खाना। हमारा जो सेहत है उसका खजाना है हमारा खाना ही। अगर हमारा खाना सही हो, सही मात्रा में भी हो, सही गुणवत्ता में भी हो और उसके अंदर जितने पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारा खाना हमारा सेहत का खजाना है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हम रिंकी की कक्षा के 2 बच्चों के शारीरिक रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं। आप देख रहे होंगे आपके सामने 2 बच्चों का चित्र है। एक है नेहा और दूसरा है गोपाल। नेहा का उम्र 6 साल है और गोपाल का उम्र 7 साल है। लेकिन इसका रिपोर्ट कार्ड क्या बताता है वो हम लोग देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे कि नेहा का उम्र तो 6 साल है, लेकिन ये 6 साल की लगती है क्या? कितने साल की लगती है आपको? चलिए इसका रिपोर्ट कार्ड क्या बताता है उसको देखते हैं। रिपोर्ट कार्ड कहता है कि यह देखने में 4 साल की लगती है। उम्र तो है 6 साल की नेहा की, लेकिन यह देखने में 4 साल, 2 साल छोटी लग रही है। ऐसा क्यों लग रही है? और इसका कुछ लक्षण है कि हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है। ये जो नेहा है इसका हाथ पैर तो पतले पतले हैं, लेकिन पेट उभरा हुआ है, फूला हुआ है। ये अक्सर बीमार रहती है। इसका रिपोर्ट कार्ड यह भी कहता है कि थकान के कारण कई बार स्कूल नहीं जाती है। जब इसका स्कूल का अटेंडेंस शीट देखा गया तो पता चला कि बीच बीच में कई बार स्कूल नहीं आई है। अब पता किया गया तो पता चला कि थकान के कारण ये महीने में कई बार जैसे इतना ज़्यादा थकान हो जाता है कि ये स्कूल नहीं जा पाती है। साथ साथ दिन भर में थोड़े से चावल या 1-2 रोटी भी मुश्किल से खाती है। खाना भी नहीं खा पाती, बहुत कम खाती है। 1-2 रोटी खा ली या थोड़ा सा चावल खा ली। तो ये तो नेहा का रिपोर्ट कार्ड हुआ। 6 साल की है लेकिन लग रही है 4 साल की। अक्सर बीमार रहती है। दूसरे बगल में आप देख रहे हैं एक दूसरे लड़के गोपाल का रिपोर्ट कार्ड है। गोपाल का चित्र देख रहे होंगे। ये इसका उम्र 7 साल एक्चुअली है, लेकिन आपको लग रहा है कितना का, कितने साल का आपको लगा, एक अंदाज़ा लगाइए। बिल्कुल, ये 7 साल का तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, 7 साल से अधिक उम्र का लग रहा है। देखते हैं इसका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। इसका रिपोर्ट कार्ड कहता है कि यह देखने में 10 साल का लगता है 7 साल का, लेकिन ये दिखने में 10 साल का लगता है। अब इसका बदन मोटा थुलथुला है, थुलथुल बदन है, फूला हुआ है, लेकिन काम करने में आलस है, काम करने में थक जाता है जल्दी, मन नहीं लगता है। इसके साथ साथ यह पैदल बिल्कुल नहीं चलता है, पैदल नहीं चल पाता है, थोड़ा भी पैदल चलता है तो थक जाता है। और घर में अधिकांश समय टीवी देखता है। इसकी एक आदत है कि जब घर में रहता है तो अधिकांश समय टीवी देखता है। और घर का खाना कम खाता है। तो खाता क्या है? तो बाज़ार की चीज़ें जैसे चिप्स हो गया, समोसा हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाता है। तो ये जो हम देख रहे हैं दोनों बच्चों का रिपोर्ट कार्ड, एक अपने उम्र से कम लग रही है, एक अपने उम्र से ज़्यादा लग रहा है। दोनों में थकावट है, दोनों काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो इसका कारण क्या है? आप ज़रा ध्यान से इसे देखिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर ले और आराम से दोनों का रिपोर्ट कार्ड को पढ़िए और देखिए कि क्या कारण इसका है। ऐसा क्या दोनों का कारण भोजन ही है? एक तो भोजन कम कर रही है, नेहा भोजन कम खाती है, और गोपाल है सो भोजन घर का नहीं खा के बाज़ार का खाता है। तला हुआ, भुना हुआ, छना हुआ भोजन कर रहा है। साथ साथ वो ज़्यादा टीवी बहुत देख रहा है, शारीरिक काम कम कर रहा है। तो ये सारे रिपोर्ट कार्ड, ये दोनों रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद बच्चों आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे। चलिए उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं, सोचते हैं कि वो प्रश्न क्या हो। आप सोचिए बच्चों कि आपको क्या लगता है इन दोनों बच्चों के आलस एवं थकान का क्या कारण है? क्यों दोनों बच्चों में आलस है और थकान है? आप सोचिए, बात कीजिए अपने बड़ों से, अपने दोस्तों से, और चलिए उसके डॉक्टर से भी मिलते हैं कि अब ये नेहा और गोपाल के डॉक्टर ने क्या कहा, इसका कारण क्या बताया। तो डॉक्टर ने दोनों बच्चों से कहा है कि उनकी बीमारी का एक ही इलाज है। क्या इलाज है? हाँ, आप सही समझे, संतुलित आहार।
सही आहार, सही भोजन या उसे संतुलित आहार। अब आप सोच रहे हैं कि ये संतुलित आहार क्या है। थोड़ी सी चर्चा हमने पहले भी की है संतुलित आहार की। तो सही संतुलित आहार से हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। अगर आहार हमारा संतुलित है, सही मात्रा में है और सभी पोषक तत्व जितना चाहिए उतना पोषक तत्व मिला हुआ है उस भोजन में, तब जो है से हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। और साथ साथ ये शरीर की वृद्धि के लिए भी ज़रूरी है, शरीर के अंगों के कार्य के लिए भी ज़रूरी है, और शरीर को रोगों से लड़ने के लिए भी ज़रूरी है, उत्साह और स्फूर्ति के लिए भी ज़रूरी है, हमें खुश रहने के लिए भी ज़रूरी है। तो कैसे, आखिर क्या संतुलित आहार किस प्रकार हमें मदद करता है हमें ऊर्जा देने में? तो आपस में भी बातचीत कर सकते हैं कि संतुलित आहार का क्या मतलब है। आपकी समझ से नेहा और गोपाल का खाना ठीक क्यों नहीं? हम गोपाल जो खाना खा रहा है और नेहा जो बहुत कम खाना खा रही है, क्यों दोनों सही नहीं है? बहुत ज़्यादा भी खाना खाना ज़रूरी नहीं है। अगर हम तला भुना मीठा चीज़ खाते हैं तो हमें कुछ पोषक तत्व मिल जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाएंगे, और बहुत कुछ पोषक तत्व बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो संतुलित भोजन नहीं कहलाएगा। अब नेहा सिर्फ चावल और रोटी कुछ खा रही है, न दूध ले रही है, न फल ले रही है, न सब्जी खा रही है अच्छी तरह से, न अंडे खा रही है, तो उसे सभी पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो आलस्य है, ज़्यादा बीमार रहती है हमेशा। और एक तरफ गोपाल जिसका बदन थुलथुल है, दिखने में काफ़ी मोटा हट्टा कट्टा लग रहा है, लेकिन उसके अंदर से कमज़ोर है, क्योंकि उसका भोजन सही संतुलित नहीं है। अब ज़रा सोचिए बच्चों कि उल्टी एवं दस्त पर डॉक्टर नमक चीनी का घोल पीने के लिए क्यों कहते हैं? जब कभी आपको भी, आपके घर में किसी को या आपके दोस्तों को उल्टी या दस्त, पतला दस्त होता होगा, अगर 2 3 4 अगर हो गया दिन भर में, तो डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें नमक चीनी का घोल पिलाओ। ऐसा क्यों कहते हैं? उल्टी दस्त अधिक होने पर ग्लूकोज या सलाइन पानी भी चढ़ाना पड़ता है। जब ज़्यादा हो जाता है, नमक पानी पीने से भी हमारी उल्टी और ये कम नहीं होती, हमें कमज़ोरी बढ़ते जाती है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, सलाइन चढ़ाते हैं। आप देखते होंगे बोतल में पानी को लटका दिया जाता है, हमारे नसों के द्वारा वो हमारे शरीर में भेजा जाता है, और उस पानी में कुछ दवाएं आप मिलाते हुए शीशी में देखते होंगे। तो ऐसा क्यों किया जाता है? आप इसका पता कीजिए। आपके आसपास अगर कोई डॉक्टर होंगे जो प्रैक्टिस करते होंगे, या आपके बड़े भैया दीदी मम्मी पापा मामा चाचा आपको बता सकते हैं इस सारी चीज़ों को। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि जो हम भोजन करते हैं, अभी हमने बात की थी पचने की, तो जब हम भोजन करते हैं वो हमारे मुंह से ही पचना प्रारंभ होता है, हमारी छोटी आंत में जाकर पूरी तरह से पच जाता है, और पचने के बाद वो शरीर में सोखने के लायक, शरीर द्वारा अवशोषित होने के लायक बन जाता है। तो इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है। तो इस दौरान अगर हम भोजन करें तो तुरंत हमसे उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो कुछ ऐसा भोजन है क्या जिसे लेने से तुरंत हमारी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? तो इसीलिए चूँकि हम जानते हैं कि जो भोजन करते हैं वो पचने के बाद उसके पोषक तत्व हमारे खून में मिल जाते हैं, तो अगर उन पोषक तत्वों को सीधे हम खून में पहुंचा दें तो हमें तुरंत से ताकत, शक्ति मिल जाएगी। तो ये जो डॉक्टर जो सलाइन कराते हैं, जब बोतल से पानी जो आप देखते हैं, उस पानी में खनिज, विटामिन और ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें उस पानी में मिलाया जाता है। उस पानी को फिर हमारे नसों के द्वारा हमारे खून में सीधा भेजा जाता है, जिससे हमें तुरंत शक्ति मिलती है। और अगर शरीर से ज़्यादा पानी निकल गया है तो पानी के साथ साथ शरीर से चीनी या नमक भी निकल जाता है, तो हमारे शरीर को थकान महसूस होता है, हमें शक्ति नहीं मिलती है, ना काम करने की ना पढ़ने की। तो ये जो हम पानी के द्वारा जो पोषक तत्व सीधे, वो हमें अब शरीर को पचाना नहीं पड़ेगा, वो सीधे हमारे खून में जा रहा है नसों के द्वारा, और हमें तुरंत शक्ति मिल रही है। तो इसलिए डॉक्टर जब ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, शरीर में ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है, और पानी के साथ खनिज, लवण और विटामिन की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो उसे सीधे खून में इसीलिए सलाइन किया जाता है। समझ गए बच्चों? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब और कुछ अन्य बातों का पता लगाते हैं। आप यह भी पता लगाइए कि कुछ लोगों को कभी कभी दिन भर बिना खाए ही रहना पड़ता है। आपके आसपास हो सकते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें दिन भर बिना खाना खाए रहना पड़ता है। इसके क्या कारण हो सकता है बच्चों, आप पता कीजिए। आप ज़रा, अगर आपने अब तक महसूस नहीं किया होगा तो कोशिश कीजिए कि आपके आसपास क्या कुछ ऐसे लोग हैं, वृद्ध लोग, लाचार लोग, गरीब लोग,
कुछ बीमारियों से पीड़ित लोग जो अपना भोजन का व्यवस्था नहीं कर पाए, क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो जिन्हें दिन भर खाना, कभी कभी 2 दिन भी खाना नहीं मिलता है? खाना मिलता भी है तो बहुत थोड़ी मात्रा में, और भी वो भी उसमें जो पोषक तत्व होना चाहिए, सारी चीज़ें वो भोजन में उन्हें नहीं मिलती है। तो ये इसका क्या कारण है? कैसे इसे दूर किया जाए? कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी लोगों को उनके जीने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ मिले, भोजन मिले? इसकी जिम्मेदारी सरकार भी उठाती है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और हम आप भी ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। अच्छा, आपने कुछ गोदाम को देखा होगा, गोदाम जहाँ पर अनाज रखे जाते हैं, जमा इकट्ठा करके रखे जाते हैं कि उसे सही समय पर सही लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो आपने अगर कुछ ऐसा गोदाम देखा होगा तो कभी कभी आप ये भी देखे होंगे कि उन गोदाम में कभी कभी कुछ अनाज सड़ जाते हैं, काफ़ी दिनों तक रखे रहते हैं, उनका उपयोग नहीं होता है तो वो सड़ जाते हैं। तो सोचिए कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या किया जाए कि ये हमारा जो खाद्य पदार्थ है, अनाज है, वो बर्बाद नहीं हो? नीचे एक गोदाम का चित्र है, वो गोदाम में रखा हुआ अनाज खराब हो रहा है। बच्चों, कभी कभी ये वहाँ रखे खराब हो जाते हैं, तो कितना अच्छा होता यदि गोदाम में रखे ये अनाज समय पर ज़रूरतमंदों तक पहुँच पाता। ये जो रखे यहाँ जो अनाज सड़ रहे हैं, कितना अच्छा होता कि ये समय सड़ने से पहले ये उन लोगों तक पहुँचा दिया जाता है जिन्हें भोजन की नितांत आवश्यकता है, जिन्हें भोजन के बिना ही सोना पड़ जाता है, और उसी कारण उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये अनाज के खाद्य पदार्थों की बर्बादी नहीं हो और समय पर ज़रूरतमंदों तक वो पहुंच जाए। तो इस पूरे पाठ के दोनों भागों में चर्चा के बाद हमने जो सीखा, जो जाना, आइए उसे फिर से एक बार देखते हैं। तो बच्चों, हमने सीखा कि हमारे मुख से ही खाना पचना शुरू हो जाता है। जैसे मुख में लार मिलता है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, तो वहीं से वो भोजन सरलीकृत होना शुरू हो जाता है, हमारे खून में मिलने के लायक बनना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ हमने यह भी जाना कि खाना खाने से हमें शक्ति मिलती है। हम जो भोजन करते हैं वो पचने के बाद हमारे खून में मिल जाता है और खून से पूरे शरीर में जाता है, और शरीर में जाके पूरे शरीर में हमें वो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे शक्ति मिलती है। हमने यह भी जाना कि सही भोजन न मिले तो हम कई परेशानियां से गुजर सकते हैं। अगर हमको सही भोजन नहीं मिले, कम मिले, या जितनी मात्रा में मिलना चाहिए अगर मात्रा सही है लेकिन उसमें तत्व सारे नहीं हैं, सारे पोषक तत्व नहीं हैं, तो हमें कई तरह की परेशानियां हो सकती है। या तो हमें आलस्य का शिकार हो सकते हैं, जल्दी थक जा सकते हैं, हमेशा बीमार रह सकते हैं, चिड़चिड़ा हो सकते हैं। ये सारी परेशानियां हो सकती है संतुलित भोजन, सही भोजन नहीं मिलने से। हमने यह भी जाना बच्चों कि गोदाम में रखे अनाजों का सही उपयोग किया जाए तो सबको भरपेट भोजन मिल सकता है। हमारे देश में भोजन का उत्पादन, खाद्य पदार्थों का उत्पादन, अनाजों का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो इसे गरीबों में, या तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन में, या जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें कम दामों पर सरकार द्वारा कुछ लोगों को निःशुल्क भी अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं। आप जानते होंगे कि गाँव में जन वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली दुकानें, जहाँ पर कम दाम में लोगों को अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि अनाज सही समय पर दुकानों तक नहीं पहुंचते हैं, गरीबों तक नहीं पहुंचता है, वो गोदाम में ही रखे सड़ जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना होगा कि ऐसा न हो, इन खाद्य पदार्थों की बर्बादी न हो, ज़रूरतमंदों तक सही समय तक पहुँचे, इसकी आवश्यकता भी हमने महसूस की। हमने यह भी जाना कि बाज़ार का खाना हमें बीमार कर सकता है। बाज़ार में जो खाना मिलता है, तला भुना या खुले स्थानों पर रखा हुआ, वो खाना हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि आज की चर्चा में हमने इसे अच्छी तरह से समझा है कि किस तरह से भोजन से हमें स्वाद भी हासिल होता है, और ये जो स्वाद है हमारे जीभ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्वाद का पता चलता है। जीभ में स्वाद कलिकाएँ होती है जो स्वाद को पकड़ती हैं, लेकिन ये जो हमारा जीभ है उसके अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के स्वाद महसूस होते हैं। इसके बाद हमने जाना कि भोजन जीभ से पचना शुरू होता है, उसके बाद अमाशय में जाता है, वहाँ कुछ रस मिलता है, अग्नाशय और पित्ताशय से कुछ रस मिलता है, इसके बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में कुछ रस मिलता है, पाचक रस, और तब तक भोजन इस रूप में बदल जाता है कि वो खून उसे अवशोषित कर लेता है। छोटी आंत में
अंगुलीनुमा संरचना होती है जो कि पोषक तत्व को शोक के खून में मिला देती है, और वो जो पोषक तत्व खून के द्वारा हमारे पूरे शरीर में जाते हैं, पूरे शरीर की कोशिकाओं में वो भोजन जलता है, एक तरह से हम बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन मिलता है, जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन मिलता है, उससे ऊर्जा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जो फिर से खून में मिलकर वापस हमारे नाक से बाहर निकल जाता है। इस सब के बारे में आप 7वीं में जाएंगे तो श्वसन तंत्र में जानेंगे। अभी हम लोग यही जानते हैं कि भोजन पचने के बाद हमें उससे शक्ति मिलती है। तो ये जो पाठ था स्वाद से शक्ति तक, भोजन हम करते हैं तो सबसे पहले उसका स्वाद महसूस होता है हमारे जीभों के द्वारा, और जब वो भोजन पच जाता है छोटी आंत में जाते जाते, तो वहाँ पर उससे जो अवशोषित होकर मेरे शरीर में जाता है तो उससे हमें शक्ति मिलती है। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ का तीसरा भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न। जुड़े रहिए DP क्लास के साथ।